आपका खर्चा, आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता न्यूज़ लॉन्ड्री के साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं शार्दुल हूँ। अतुल किसी काम में फंस गए तो आपको आज भी मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले अपने स्टूडियो में साथियों का परिचय कराता हूँ। मेरे साथ हैं रमन कृपाल, हमारे एडिटर इन चीफ। हेलो सर। हमारे साथ हैं विकास जी, हिंदी में डेस्क सर्वे सर्वा। और ऑनलाइन मेरे साथ अभी जुड़ रही हैं स्मिता को आप लगातार सुनते रहते हैं। वो अनेकों मामलों पर रिपोर्ट करती हैं, पर उनकी विशेषज्ञता जो है वो विदेश नीति के मामलों में और फॉरेन अफेयर्स के मामले में रिपोर्ट करने की है। हेलो स्मिता, चर्चा में आपका स्वागत है। हाय एवरीवन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हूँ मैं, मास्टर ऑफ नन। और ऑनलाइन अभी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगी अलग विषय पे बात करने के लिए। तो हम बात आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको फटाफट एक दो छोटी छोटी सूचनाएं दे देता हूं, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री का सालाना मीडिया का जो अधिवेशन जैसा होता है, इवेंट होता है, वो वापस आ गया है। मीडिया रंबल इज बैक और वो 3 और 4 अक्टूबर को बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर में हो रहा है और ये केवल हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो अगर आप इसे अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं subscriptions@newslaundry.com पर और अपनी जगह सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि जगह कम है। तो अपनी जगह अगर आप आना चाहते हैं किसी भी कार्यक्रम के लिए तो सुनिश्चित करें। दूसरा, हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट जारी है। यह है शहरी इलाकों में अमीरों के ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों ने किस तरह से आम जनता की ज़मीन, आम पब्लिक के इस्तेमाल की ज़मीन, जिसे कई बार लोग सरकार की ज़मीन कहते हैं, हालांकि वो सरकार की नहीं, जनता की ज़मीन है, उस पर कैसे धीरे धीरे कब्जा कर लिया है। और एक ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि अगर शहर में फुटपाथ नहीं होंगे, पार्क नहीं होंगे, आम जनता के इस्तेमाल की जगह नहीं होगी, तो जो हमारी आर्थिक असमानता है वो बढ़ती हुई और ज़्यादा दिखाई देती है। तो लेकिन इस सेना में आप कंट्रीब्यूट करें, और हम केवल दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली में सर हमने रिपोर्ट भी किया था, लेकिन अब हम भारत के और भी बड़े शहरों से रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे बेंगलुरु से करेंगे, हैदराबाद से करेंगे। तो कृपया इस एनएल सेना को जल्द से जल्द भरें, क्योंकि ये हम सब के सरोकार का मामला है। और आपके पत्र आने जारी हैं, हालांकि इस सप्ताह 2 ही पत्र आए, लेकिन फिर भी आप अगर हमें पत्र भेजना चाहते हैं तो newslaundry.com/podcast-letters पर आप पत्र भेज सकते हैं, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं podcasts@newslaundry.com पर। मैं फिर बताता हूँ, podcasts@newslaundry.com, और सब्जेक्ट लाइन में चर्चा जरूर लिख दें, जिससे कि हमारे प्रोड्यूसर्स को उसे छांटने में, ढूंढने में आसानी हो। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथी विकास आपको इस हफ्ते की सुर्खियां बताएंगे। इस हफ्ते लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी और भीड़ ने लेह में भाजपा के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बाद पुलिस की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तो जैसा कि मेरे साथी विकास ने आपको सुर्खियों में बताया, इस हफ्ते लद्दाख में तनाव काफ़ी बढ़ गया, जो वहाँ पर 2019 से ही एक तरीके से, जब से केंद्र सरकार ने 370 धारा हटाई थी, उसके बाद से ही उसे पूर्णतः राज्य बनाने की मांग चल रही थी, और उससे भी ज़्यादा उसे अनुच्छेद 6, जिसे शेड्यूल 6 भी कह देते हैं, उसके अंदर लाने की मांग लगातार चल रही थी। उसको लेकर बार बार प्रदर्शन भी हुए थे। पिछले साल भी हमने इस पर बात की थी, सोनम वांगचुक को लेकर, जब वो धरने पर बैठे थे, फिर उन्होंने दिल्ली चलो अपना मार्च शुरू किया था। तो इस हफ्ते भीड़ ने भाजपा ऑफिस पर हमला किया, उसमें 4 लोग मारे गए पुलिस फायरिंग में। और फिलहाल स्थिति ये है, अभी खबर आई है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, डिटेन किया, हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें हिरासत में, ये अभी आई है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तभी ये खबर फ्लैश हुई है। स्मिता, एक तो आप मुझे बताएं कि सरकार ने जो ऑफर किया और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया, उसमें अब कुछ बदलाव है क्या, या सरकार अभी भी अड़ी हुई है? और दूसरा, आप इस विषय पर लंबे समय से रिपोर्ट करती रही हैं, तो आप इसे कैसे देख रही हैं? देखिए, ये बहुत चौंकाने वाली हिंसा की खबर थी, क्योंकि लद्दाख का जो क्षेत्र है वो हमेशा से बहुत शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है। लद्दाखी लोग ही जो हैं बहुत शांतिप्रिय लोग रहे हैं, और ये लद्दाख की रिसेंट हिस्ट्री में तो कम से कम ये मैं पहली दफा सुन रही हूँ कि इस तरीके से एक प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो जाता है कि वहां आगजनी होती है। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, देखिए, ये हमने कश्मीर में पिछले कई दशकों में देखी हैं,
कश्मीरियों के हम जब एलियनेशन की बात करते हैं कि कश्मीरियों और के बीच में और नई दिल्ली की सरकारों के बीच में जो हमेशा से दूरियां रही हैं, जिसने कभी वहां पर जो है आपकी पत्थरबाजी, जिसे कनी जंग कहते हैं कश्मीरी, वो देखने को मिलता था, बंद शट डाउन, ये बहुत कॉमन है। जम्मू में भी ये कॉमन है, जम्मू में भी जो है अलग तरीके से जो है इसको लेकर राजनीति की जाती है। लेकिन लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन का इतिहास हमें नहीं देखने को मिलता है। तो इस मद्देनजर से ये जो कुछ हुआ है ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला और अनप्रेसिडेंटेड रहा। और बहुत चिंताजनक बात इसलिए भी है क्योंकि ये इतना संवेदनशील क्षेत्र है। जैसा आपने बताया, लद्दाखी हमेशा से इंडिया के लिए और इंडियन आर्मी के लिए आईज एंड ईयर्स रहे हैं, जो जमीन पर सतर्क रहते हैं। चाइनीज इंट्रूजन्स की सबसे पहली खबर हमेशा लद्दाखियों से आती हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए लद्दाखी अपने आप में जो है एक सैनिक डिफेंस के तौर पर काम करते हैं। तो उनके पेट्रियोटिज्म को लेकर, भारतीय तिरंगे को लेकर उनकी जो उनके दिलों में जो सम्मान है, जो इज्जत है, जो मोहब्बत है, उस पर आज तक कभी सवालिया निशान नहीं लगे हैं। ये पहली दफा हो रहा है कि इस तरह से हिंसा हुई है और इस हिंसा की वजहों को ठीक से समझकर उन्हें एड्रेस करने की जगह अफसोसनाक बात वही है कि कुछ ही घंटों में हमने देखा कि फिर से सरकार की नैरेटिव जो है वही हो जाती है कि आप एक फॉरेन गैंग, फॉरेन हाथ, सोरोस, डीप स्टेट, यही टूल किट को जो है आप सक्रिय कर देते हैं। या वायलेंस कैसे हुआ वो भी हमको नहीं पता। और अभी अगर आप अखबार देखेंगे, आज की मीडिया रिपोर्ट देखेंगे, कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि घर से उठा के फिर उसके बाद उसको 5 जो लोग मरे हैं वो कह रहे हैं कि एक के बारे में बोला जा रहा है कि वो वहाँ पे था भी नहीं और उसको वहाँ से उठा के लेकर गए हॉस्टल से या यहाँ पे वो था। वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन कोई कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया न्यूज़ है, लेकिन एक एलिगेशंस है। जो मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा था वो आपकी बात इससे जुड़ती भी है कि इसीलिए मुझे लगता है, मतलब मैं आपके राय जानना चाह रहा हूँ कि इसीलिए राजनीतिक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है जांच के लिए पुलिस ने गलत किया, क्योंकि जो मारे गए उनके सर में और छाती में ही गोली लगी हुई पाई गई है। तो ये 4 लोग मरे हैं, ये स्पेकुलेशन हो जाता है। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर का मैं बता रहा हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि सर में और छाती में गोली लगी है। और जो मैंने बताया इनडिस्क्रिमिनेट पुलिस फायरिंग की बातें की गई हैं, which by itself is very shocking। और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, उनमें भी छर्रों के घाव हैं, गोलियों के घाव हैं। तो इस राजनीतिक यूनिसन को आप कैसे देखते हैं? फिर मैं विकास के पास जाऊंगा कि सारे राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के, चाहे वो पीडीपी हो, जो आपसी विरोधी हैं, और एक्स भाजपा के एमपी भी वहां पे सामने आके कह रहे हैं कि इसकी जुडिशियल जांच होनी चाहिए, तो क्या इससे भी सरकार की किरकिरी होगी या आपको लगता है सरकार का नहीं बदलेगा? किरकिरी तो मैंने अभी तक होते हुए देखी नहीं है क्योंकि अगर आप जुडिशियल कमीशन में बैठा देंगे तो अल्टीमेटली सरकार तो यही है। अब वो जुडिशियल कमीशन क्या रिपोर्ट लेकर आएगी जी, तो वो तो पता ही है। तो लेकिन ठीक है, ऑपोजिशन एक प्रेशर बिल्डअप कर रही है, अच्छी बात है। तो लेकिन उसका क्या निष्कर्ष होगा उसको अभी नहीं बोल सकते हम कुछ। लद्दाख का जैसे मैं पढ़ रहा था तो लद्दाख के एक रिसर्च स्कॉलर हैं, आई थिंक प्रोफेसर हैं इन दिनों, कॉन्चोक पालदान हैं, वो इस पे थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल इसका पर्सपेक्टिव देते हैं कि पूरा मामला कैसे शुरू हुआ। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए, पॉलिटिकल तरीके से देखा जाए, तो शुरुआत से लेकर अब तक जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है डिमांड में, चाहे आप 1947 से देखें और अब तक। और 2011 की जो सेंसस है, यही इनका रिसर्च पेपर बता रहा है कि 97% लोग जो है वहाँ वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, ट्राइब्स में आते हैं जी। और 1901 की जनगणना में भी जो उनको लिखा गया था वो ट्राइबल लिखा गया था। उसके बाद में फिर हटा दिया गया वो चीज़ें, उसमें कास्ट में और कम्युनिटी में उस तरीके से बदल दी गई। तो ये तो पता लग रहा है कि इसमें पॉलिटिकली जो है वो सरकार, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो अपने अपने तरीके से इसको देख रही है। आपके चहेते होस्ट अतुल वापस आ गए हैं। थोड़ा सा काम में फंस गए थे, पर दिल्ली का ट्रैफिक ऐसे ही लोगों को परेशान करता है। पर अतुल, जो बातचीत का हमारा अब तक का लब्बो लुभाव रहा, इस सब को कैसे हम देखें? इन तमाम पॉलिटिकल क्राइसिस से निपटने का जो तरीका है इस सरकार का, वो तरीका बहुत ही हास्यास्पद है, और वो है प्रोपेगेंडा। हम देख पा रहे हैं कि लगातार 6 साल से जो कंटिन्यूएशन में जो एक आंदोलन गांधीवादी तरीके से चलता चला आ रहा है, जिसमें कोई हिंसा नहीं है, जिसमें कोई किसी तरह का, उसमें पदयात्रा है, वो यहाँ दिल्ली तक यात्रा करके आए सोनम वांगचुक, उनको एक वायलेंट टर्न लिया इस मूवमेंट ने,
जिसका कोई सबूत नहीं है कि वो सोनम वांगचुक के प्रोवोकेशन पे था या ऐसे, क्योंकि उग्र युवाओं का समूह देश के हर हिस्से में मौजूद है। वो किसी भी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हुआ हो सकता है, वो अपने रोजगार से फ्रस्ट्रेट हो सकता है, वो अपनी बहुत सारी और तमाम सीमाओं से, अपने एजुकेशन से फ्रस्ट्रेट हो सकता है, अपने हेल्थ से फ्रस्ट्रेट हो सकता है। अलग अलग तरीके से दुनिया के, देश के, हमारे देश में भी उसी तरह का रिफ्लेक्शन कि युवा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। उसके एग्ज़ाम नहीं होते हैं, 5-5, 6-6 साल तक रिजल्ट नहीं आते हैं चीज़ों के, पेपर लीक हो जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो जो यूथ है उसकी फ्रस्ट्रेशन किसी रूप में निकल सकती है, तो इसमें एक तरीके से निकली। अब उसके बाद हम 24 घंटे के अंदर में क्या देख पाते हैं कि सोनम वांगचुक चाइनीज एजेंट हो गया, सोनम वांगचुक विदेशी CIA वहाँ पर घुस गई है, सोनम वांगचुक, और ये जो पूरा आंदोलन है ये कांग्रेस का है, ये जेनजी वाला जो आंदोलन है इसमें कांग्रेस इसके जरिए देश को इंटरनली डिस्टेबलाइज करना चाहिए। ये प्रोपेगेंडा अब एक समस्या है हमारे सामने, और उससे निपटने का इससे सरकार का जो तरीका है वो है हेडलाइन मैनेजमेंट की। एकदम से जो 6 साल तक जो आदमी का सारा कुछ आप उस पर मिट्टी पोत के और उसको वाइट वॉश करके एक चपका दिया आपने कि ये विदेशी साजिश है और ये आदमी विदेशी एजेंट है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं मैत्रेयी पातिर। हमारा जो अगला विषय है वो असम के आइकॉनिक सिंगर, वहाँ के कल्चरल आइकॉन बड़े जुबीन गर्ग के देहांत से जुड़ी हमारी अगली खबर है। हमने देखा कि किस तरह से उनकी मौत के बाद एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा देश के बड़े हिस्से में, जिसमें मैं अपने को भी रखता हूँ और मेरे ख्याल से मेरे साथी भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि जुबिन के बारे में उतना नहीं जानते थे। इतनी उनकी लोकप्रियता, इतने बड़े कद, इतनी उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी उसके बारे में अंदाज़ा नहीं था। ये तब पता चला जब वो हमारे बीच में नहीं हैं और अचानक से एक बहुत बड़ी भीड़ उनके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुई। पूरा देश एक तरह से इस चीज़ को देखकर वो उनके कुछ लोग आश्चर्य में भी थे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो हम इस पर थोड़ा सा इस लिहाज से बात करना चाहते हैं। मैत्रेयी, मेनलैंड मीडिया की बात अगर करें हम, if I have to use the word mainland, I am using in a specific context. Specifically in this context I am using कि अभी भी यहाँ की कई सारी बातें पहुँचती नहीं हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैंने इनफैक्ट सोशल मीडिया में भी जब मेनलैंड मीडिया को एड्रेस करके लिखा था कि जुबिन इज़ नॉट योर्स टू मोर्न, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें भी कही गई है कि ग्रीफ की कोई वो नहीं होती है, ज्योग्राफी नहीं होती है, and all of those things are fine, but it is sad that like Zubin Garg died, and that is when people from the other region of the country came to know how great an artist he was. तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि yes, Zubin Garg was an artist. He was a singer. Primarily, he was a singer, of course. And उन्होंने 40 languages में 40,000 गाने गाए हैं, recorded. Unrecorded, we don't know how much of his creations probably are there. And आप लोगों ने probably primary research already अभी कर ही लिया होगा, आप लोगों को पता लग ही गया होगा, काफी सारी चीजें are on the internet. But Zubin Garg was not only a singer. जी. So आपका वो he's a lyricist, he is a composer, he's a music producer, he's a filmmaker, he's a scriptwriter, he's a director, film director. So he is an institution in himself. मेरे से was नहीं निकल रहा है. I'm still saying is because the vibration and the frequency that he has left behind, it is still around. So we are not out of it yet. तो इसीलिए थोड़ा चुभता है जब नेशनल मीडिया में आता है कि यार ये सिंगर की डेथ हो गई है जी, तो थोड़ा चुभता है. आई एम सेइंग दिस as an artist who comes from the regional industry. सी नॉर्थ ईस्ट यहाँ तक मीडिया की बात है हमेशा से नेग्लेक्टेड रहा है. मैं 30-35 साल हो गए मेरे प्रोफेशन में, और मैंने देखा कि शुरुआत से मैं भी गया था असम में कोई 20-25 साल पहले, जब टाटा उल्फा
नेक्सस, मैं इंडियन एक्सप्रेस में था, तो पता नहीं कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जो उल्फा को टाटा पे करता था। हाँ, उल्फा को टाटा पे करता था। तो 27 दिन मैं आसाम में रहा था। वो मेरा पहला मौका था उसको डिस्कवर करने का। तो मैंने देखा है आपने उसमें कि सिर्फ 2-3 गिने, उस ज़माने में इंडिया टुडे भी अच्छे ढंग से नॉर्थ ईस्ट को रिपोर्ट करता था, मैगज़ीन की बात कर रहा हूँ मैं, और इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू, ये इस टाइप का ये लोग करते थे। अदरवाइज़ मतलब कि कल्चरली देख लीजिए, या कल्चरल रिपोर्टिंग हो गई या पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हो गई, तो वो इतना अच्छे ढंग से आज तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, जो खबर हमको यहाँ पे मिल रही है कि जो ऑर्गेनाइजर्स ले गए थे और यहाँ पे इनकी डेथ हुई है सिंगापुर में, तो ये ऑर्गेनाइजर्स वन ऑफ देम इज़ फ्रॉम असम, तो काफ़ी पब्लिक भड़की हुई है उनके अगेंस्ट, उनका घर पे भी पहुंच गए थे, और वो वापस असम नहीं आ रहे हैं। तो उनकी डेथ से लेके भी कुछ अफवाहें हैं या कुछ, इफ यू कैन bring some clarity on this. I mean, I think more than 1,000 FIRs have been lodged against the organizers and his manager also. 1,000. So, state and authorities have taken it up as a issue, a case की तरह ही लिया है कि people are not convinced that it's a normal death. He was a seizure patient. Seizure patient थे, तो seizure patient का actually फायर एंड वाटर से दे सपोज टू स्टे अवे। तो इस तरीके की कुछ चीजें बोली गई कि ऐसा कुछ था उनके साथ, तो उनको पानी में क्यों लेके गया। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर एंड थिंग्स आर हैपनिंग एंड पीपल आर रियली अनहैप्पी अबाउट इट, एंड मोस्ट ऑफ इट इज द अनहैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द लव basically. It was not a time to go. 52 is too young an age. He was in the middle of a film. उनका एक फिल्म अभी 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। एक वो इंसिडेंट बताया जाता है कि जब वो उन्होंने कोई प्रोग्राम जब छोड़ के जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि बंदूक उन्होंने निकाल ली कि आप ऐसे मत जाइए नहीं तो गोली मार दूंगा। तो वो थोड़ा सा उन्होंने, हाँ, इन्हीं के एक जिक्र है कि उन्होंने बंदूक निकाला या किसी और ने निकाला। एक इंसिडेंट है, ये बताया जा रहा है कि जुबिन परफॉर्मेंस कर रहे थे तो कोई छोड़ के जाने लगा, उन्होंने कहा कि आप ऐसे मत जाइए मैं गोली मार दूंगा, उन्होंने बंदूक निकाल ली जुबिन ने, हाँ, और कहा कि ये असली बंदूक है। और उसके बाद मतलब इसके बाद सच्चाई भी है कि और उसके बाद जांच हुई तो पता लगा। All around, I am not aware of this particular incident, but वो बंदा notorious था। He was very humorous also that way. And मुझे नहीं लगता कि जुबिन के प्रोग्राम में किसी को बंदूक वहां से जाने के लिए आपको बंदूक निकालना पड़ेगा, because nobody would leave. He was that kind of a charmer. अच्छा, नहीं पूरी होने दी बात। तो उसमें ये हुआ कि बाद में फिर पुलिस ने जांच की कि क्या है, तो बाद में पता लगा कि वो खुलेनो वाली बंदूक थी। अच्छा, तो that is what she is saying, वो प्रैंक था वो। तो जी, उस तरीके से जी हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप में जो रेबेलरी है, वो इसका एक पहलू है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, और वो ये कि इस एशिया कप में 2 बार भारत पाकिस्तान की टीमें आपस में भिड़ चुकी हैं। तीसरी बार इस रविवार को उनका सामना होगा, क्योंकि दोनों टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं। तो तीसरी बार ये भिड़ेगी एक ही टूर्नामेंट में। ये भी इसको आप मार्केट के और पैसा बनाने वालों के नज़रिए से सोचिए तो पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है इस पूरा टूर्नामेंट का कि यही दोनों टीमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देने वाले मैच हैं, जिसको सबसे ज़्यादा आई बॉल मिलते हैं, और वही हुआ। तो पैसा भी खूब बना रहा है मार्केट, और साथ में पॉलिटिक्स भी हो रही है। इसमें दिक्कत वाली जो चीज़ हुई वो ये कि भारतीय टीम ने पहले मैच के बाद जो खेल की एक कहें कि नॉर्मल कर्टसी होती है, जो आम शिष्टाचार होता है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं, तो भारतीय टीम ने वो काम नहीं किया, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। दूसरा काम जो हुआ वो ये कि भारतीय टीम के जो कप्तान थे सूर्य कुमार यादव, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि ये जो जीत है वो भारतीय जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनको समर्पित है, पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं उनको समर्पित है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि एक खिलाड़ी को इतना लोडेड पॉलिटिकल कमेंट स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। ये करने का काम
पॉलिटिकल नेताओं को है। बहुत ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत समझ में आ रही है इस तरह की स्टेटमेंट देने की, तो ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, बीसीसीआई के सेक्रेटरी करें ये काम। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे, खिलाड़ी जो मैदान में खेलता है उसको इतने लोडेड पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक फुल टॉस फेंक दी यहाँ पे। फिर आप दूसरी टीमों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रिटेलिएट नहीं करेंगी, अपनी क्षमता भर, अपनी औकात भर। पाकिस्तान ने जो उसके बाद किया वो एक और उसका पहलू था जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बहुत भद्दे तरीके से उसमें गन चलाने के इशारे किए, उसमें वो जेट्स गिराने के इशारे किए और तमाम चीज़ें हुई जो कि हमने देखा। ये दिखाता है कि जो भारत की जो इस समय लीडरशिप है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की, वो मैच्योर नहीं है और इमेच्योरिटी के साथ काम कर रही है। हम पाकिस्तान के ऊपर कमेंट करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारे मामलों में ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है और पाकिस्तान के साथ एक इस मामले में माइलेज ये था कि भारत ने कुछ चीज़ों शुरुआत में मौका दिया जिसका फ़ायदा उठाकर और फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया है। शार्दुल और विकास, एक एक कमेंट आप लोगों का सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ। राजनीति हर जगह का हिस्सा है। पहले लोग एक दूसरे की नज़र की शर्म करते, जैसे कई बार स्पोर्ट्समैनशिप भी कह देते थे कि एक दूसरे का सम्मान करना, पर मुझे नहीं लगता वो अब बचा है। और ऐसा इस क्रिकेट में नहीं, कई खेलों में अब देखने को मिल रहा है कि खिलाड़ी राजनीति से परे नहीं है, अपने अपने देशों की, भौगोलिक खंड की या पार्टियों की। ये बहुत आपको फुटबॉल में भी कई बार अब ये देखने को मिल रहा है। अगर पूरी टीम ने हाथ नहीं मिलाया तो ये शर्त की बात है कि वो अपनी मर्जी से नहीं है। रमन सर, आपका मैं कमेंट आखिर में लेना चाह रहा हूँ। ये जो पूरी भारत पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिक्स हो रही है क्रिकेट के नाम पर, या तो ये बंद ही कर दें, ना खेलें, और अगर खेल रहे हैं तो फिर ठीक से खेलें। मुझे ये मेरा बेसिक एक वो था। भारत मतलब कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने पॉलिटिकल चौका मारने की कोशिश की है थ्रू दिस। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि प्लेयर्स भी सकम हो गए, वो अपना राजनीतिकरण उन्होंने होने दिया। तो यू कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट अलोन। तो प्लेयर्स ने भी बिल्कुल वैसे ही एक्ट किया जैसे गवर्नमेंट चाहती थी। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी, और अभी खबर आई है कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेटर जिसने एक अग्रेसिव दिखाया था और इंडिया ने कंप्लेंट की थी, उसको फाइन कर दिया। अब बताइए। है, और उसको आईसीसी के हेड जेशा है। आईसीसी के बीसीसीआई अब आईसीसी इशारे तो सर मतलब तो बीच में नहीं रोकना चाहिए, गलत है दोनों ओर से। हाँ, तो अभी क्या हुआ है कि क्रिकेट में हम बिल्कुल तानाशाह हैं। हाँ। इंडिया तानाशाह है क्योंकि अगर पैसा कहीं पर है तो वो इंडिया में है। बीसीसीआई इज द रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडी। ओके, तो इसलिए हम शॉट्स मार सकते हैं, अब कुछ भी करवा सकते हैं किसी से। तो यही सब अब हो रहा है। तो मतलब कि ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकल चौका मारने की कोशिश की है। वेरी अनफॉर्चुनेट इट इज नॉन एज अ जेंटलमैन गेम। नाउ इट हैज कंप्लीटली बीन टार्निश्ड। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।